नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल मांगूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज बात करने जा रहे हैं सर्जिकल ऑप्शन या सर्जिकल ट्रीटमेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो भी व्यक्ति को या जो भी दर्दी को हुआ है उनके लिए एक लाइफ टाइम डिजीज़ लेके उनके शरीर में वो रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सा बीमारी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें बड़ी आंत की जो दीवार है उसमें ही एलर्जी के वजह से अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं। और एक बार जब ये बीमारी किसी व्यक्ति या दर्दी को लगती है तो यूजुअली वो लाइफ टाइम उसके साथ ही रहती है। आपने अस्थमा के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक लंग का एलर्जिक डिजीज़ है। सिमिलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बड़ी आंत का एक एलर्जिक डिजीज़ है। जानते हैं उसके रीजंस या रिस्क फैक्टर्स क्या है। एज सच पर्टिकुलरली ऐसे कोई आइडेंटिफाइड फैक्टर्स नहीं है कि इसी कारण की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे कि जंक फूड। जो व्यक्ति या जो दर्दी काफ़ी सारा जंक फूड ले रहा है या फिर प्रोसेस्ड फूड ले रहा है, फ्रीज्ड फूड ले रहा है, ऐसे व्यक्ति में ये अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। फीचर्स देखे जाए तो यूजुअली इस पेशेंट्स को ब्लीडिंग होना, पेन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, पेट में दर्द होना, ये कुछ कॉमन लक्षण ही देखने को मिल सकते हैं। भारत देश में या इंडिया में या फिर एशियन कंट्रीज़ में अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो सीवियरिटी है वो एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी कम है, क्योंकि हमारी खाने की जो हैबिट है वो है फ्रेश पकाने की हैबिट है। हम यूजुअली फ्रीज्ड या प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं। वो कारण से हमारी पॉपुलेशन में ये डिजीज़ इतना सीवियर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी हम इस पेशेंट्स को काफ़ी सारी मात्रा में भी देख रहे हैं। प्रिकॉशंस क्या रखना चाहिए? जो भी व्यक्ति या दर्दी इस अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित है, ऐसे पेशेंट्स को खाने पीने में काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लग सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पर्टिकुलरली जो जंक फूड है उसको बहुत ही एक्यूरेटली अवॉइड करना चाहिए। कुछ फूड फैक्टर्स या एलर्जिक फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअल बेसिस पे पेशेंट्स को एजुकेट किया जा सकता है कि क्या क्या करने से इसके अटैक्स को रोक सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में फेजिक में अल्सरेटिव कोलाइटिस के सीवियरिटी दिख सकती है, मतलब सर्टेन टाइम इंटरवल पे उनको उसके अटैक्स आ सकते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होना या मोशन में म्यूकस पास होना, कुछ पेशेंट में पस पास होना, ये हो सकता है। ट्रीटमेंट मोस्टली ये मेडिकल डिजीज़ है जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करके एलर्जी को दबाया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए इस पेशेंट्स को, इस दर्दी को ये जो ड्रग्स है, ये जो दवाइयाँ हैं वो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है और ये जो प्रिकॉशंस है वो लाइफ टाइम फॉलो करने पड़ते हैं। तो और अब आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे, जो आज का हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक है। सर्जरी के ऑप्शंस क्या है? क्या सर्जरी से अल्सरेटिव कोलाइटिस से परमानेंटली छुटकारा पाया जा सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत ही विजिलेंटली सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से व्यक्ति को या कौन से दर्दी को अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो पेशेंट सीवियर डिजीज़ से पीड़ित नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली दवाइयों से बहुत ही अच्छी तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ दर्दी जब इस मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर उनको इसके अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है या इनके सिम्टम्स बहुत ही सीवियर है, ऐसे ही व्यक्ति में हम लोग सर्जिकल ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं। और एक अच्छी बात यह भी है कि इस सर्जरी से अल्सरेटिव कोलाइटिस से परमानेंटली छुटकारा पाया जा सकता है, दवाइयों से परमानेंटली छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा मैंने बताया, ऑपरेशन एक लास्ट ऑप्शन है जब मेडिसिन से कंट्रोल ना हो, और यूजुअली वो दो तरीके से उसका ज़रूरत पड़ सकता है। एक तो इमरजेंसी में, मतलब मानिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से आंत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फट चुकी है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा इलेक्टिव, मतलब जब भी पेशेंट को बहुत सारी दवाइयाँ देने के बावजूद
उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चालू हो रह रहे हैं, ऐसे पेशेंट में हम लोग इलेक्टिवली इसके सर्जरीज प्लान कर सकते हैं। सर्जरी भी मेनली 2 या 3 स्टेज में करनी पड़ती है, जिसमें जो भी आंत उसकी ख़राब है, मानो को पूरी की पूरी बड़ी आंत को निकाल देना पड़ सकता है। इसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस से जो भी अफेक्टेड सेगमेंट है, जो पर्टिकुलरली बड़ी आंत में ही अफेक्ट करता है, वो पूरा हम इसमें निकाल देते हैं। और छोटी आंत में से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से एक रिजर्वोयर बना के, जिसको आइलियल पाउच बोलते हैं, वो मोशन के लास्ट रास्ते तक उसको नया जोड़ बना देते हैं। इस वजह से या इस टेक्निक से जो भी अफेक्टेड सेगमेंट है या जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस से अफेक्टेड इंटेस्टाइन है, उससे परमानेंटली छुटकारा मिलता है, दवाइयों की ज़रूरत ऑलमोस्ट नील हो जाती है और पेशेंट फ्री होके आराम से लाइफ जी सकता है। जो मुख्य जानने की चीज़ है, इस ऑपरेशन की वजह से क्या कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उसके भी जवाब है हाँ। क्योंकि जब हम बड़ी आंत निकाल देते हैं, जिसका मेन काम या मुख्य वर्क जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट वाटर को एब्जॉर्ब करना, बॉडी का हाइड्रेशन बनाए रखना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, वो थोड़ा हैम्पर होता है। लेकिन समय के साथ फिजियोलॉजी धीरे धीरे रीगेन हो सकती है। एक मेन जो तकलीफ इस पेशेंट्स को सर्जरी के बाद रहती है वो है फ्रीक्वेंसी। यूजुअली नॉर्मल व्यक्ति में मोशन की फ्रीक्वेंसी 1 या 2 बार हो सकती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस की सर्जरी के बाद, पाउच बनाने के बाद, ये फ्रीक्वेंसी तकरीबन 4 से 8 बार हो सकती है। लेकिन ये कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि एक डिजीज्ड ऑर्गन कंप्लीटली रिमूव करने के बाद अगर कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ पेशेंट हेल्दी लाइफ जी सकता है, तो ये सर्जिकल ऑप्शन ऑब्वियसली हमको लेना पड़ सकता है। तो ये कुछ ब्रीफ माहिती थी अल्सरेटिव कोलाइटिस और उसके सर्जरी के बारे में। इसके अलावा आपके इंडिविजुअल कुछ भी क्वेश्चंस है तो हमें ये माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से पहुंच सकते हैं। नमस्कार।